हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भैया आज हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस, है ना। लास्ट क्लास तक हम इस चैप्टर की जो भी ईआर के एनसीईआरटी में जहां जहां ईआर के एग्जाम्पल है ना, उनमें से ज़्यादातर रिएक्शंस कवर कर चुके हैं। अब यहीं एक और एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, और वो क्या है, वो है ओजोनोलाइसिस। ठीक है। अब ये जो ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन है, आप देखना जरा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देख लेना। यहां से क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ना। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे रिएक्शन के बीच में जो है वो कोई ऐसी रिएक्शन सीक्वेंस जो है वो मिक्स कर देगा जो कहीं ना कहीं ओजोनोलाइसिस से कनेक्ट होती है। ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना यही रहने वाला है, ओजोनोलाइसिस। क्या है ये रिएक्शन, ध्यान दो जरा कि भाई टॉपिक इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ठीक है। हम एल्कीन और एल्काइन दोनों पर ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। कहने का मतलब यह है कि एल्कीन का ओजोनोलाइसिस भी हमें देखना है, एल्काइन का ओजोनोलाइसिस भी हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एल्कीन के ओजोनोलाइसिस की। इसके बाद में हम चलेंगे एल्काइन का ओजोनोलाइसिस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ओजोनोलाइसिस, तो जरूर यहां पर ओजोन का कोई रोल होगा, और भैया होता ही है ना। तो होता यह है कि डायरेक्टली हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं कि जो ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस ये रिएक्शन दो तरीके की होती है। एक को तो हम बोलते हैं भैया जी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन दो तरीके की हो गई, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। अब देखना कि जब भी इस पर ओजोनोलाइसिस पर क्वेश्चन आएगा तो आपको वास्तव में यहां पर जो है वो क्या एरो पर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लो कोई एल्कीन है अपने पास, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये आर एल्कीन है। अगर मान लो क्वेश्चन आया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से, क्योंकि एरो पर जो लिखा होता है ना, जो रिएक्टेंट होते हैं या यू कहो जो सबस्ट्रेट है, जो रिएजेंट है, उनसे ही तो हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार रिएक्शन कौन सी है। मैं बहुत ही देखो सिंपलीफाई आपको तरीका बताऊंगा, ओजोनोलाइसिस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना भैया, हम उतनी ही बात करेंगे जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितना नीट जेई में क्वेश्चन आता है, हम केवल वहीं तक बात करेंगे, है ना। ज्यादा तो फिर तो देखो पीएचडी करने निकले तो सब कुछ कम ही है, तो हमें पीएचडी नहीं करनी है। तो यहां देखना जरा कि एक एल्कीन है, बहुत ही सिंपल सा काम। सबसे पहले एरो पर आपको लिखा हुआ मिलेगा O3, है ना। नंबरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकंड स्टेप में यहां पर आपको मिलेगा भैया H2O। ठीक है। अब अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो H2O के साथ यहां पर या तो आपको देखने को मिलेगा जिंक, या फिर यहां पर देखने को मिलेगा भैया CH3S, और दिस इज CH3। ठीक है। तो ये है अपने पास डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक है। शॉर्ट में जो आप इसको DMS बोल सकते हो, डाइमिथाइल सल्फाइड है। ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है तो इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जैसे यहां H2O के साथ जिंक या फिर DMS देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव में ये दोनों चीजें नहीं लिखी हुई होगी। सेम जो अपने पास सबस्ट्रेट है ना वो सेम रहेगा। जैसे यहां पर जो है वो अपने पास RCH और ये CHR, वही एक नंबर पे जो है वो यहाँ O3 होगा, सेकंड पे जो है यहाँ पर केवल H2 होगा। जिंक या जो अपने पास डाइमिथाइल सल्फाइड है ये नहीं होगा, और ज्यादातर केस में आपको जो है वो यहाँ पर जिंक ही देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। अब देखना कि रिएक्शन जब हुई, ठीक है, जब यहाँ रिएक्शन होगी तो रिएक्शन से क्या बनेगा। तो इसका देखो डायरेक्ट मेथड ये है कि आपको क्या करना है, जितने भी डबल बॉन्ड है सारे डबल बॉन्ड क्या कर देने हैं, ब्रेक कर देने हैं। डायरेक्टली मेथड अभी अपन एग्जांपल की भी बात करेंगे इस पर, है ना। तो जितने भी डबल बॉन्ड है सारे डबल बॉन्ड क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, दोनों तरफ जो आपने क्या किया, एक एक ऑक्सीजन लगा दिया। सेम टू सेम यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, है ना। डबल बॉन्ड जितने भी सारे ब्रेक कर दो। अब क्या करो भैया जी, देखो क्या बना, RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O, यानी दो मॉलिक्यूल आपको यहां पर मिलेंगे RCH डबल बॉन्ड O। बोले तो यहां पर क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। ठीक है। जैसे इसमें तो पर्टिकुलर केस में एल्डिहाइड मिल रहा है, बाकी जो ये मान के चलो कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। दूसरी तरफ आओ, इधर आओ,
तो यहां पर क्या होगा ना कि जैसे ही आप बॉन्ड तोड़ोगे तो भैया एक ऑक्सीजन आपने इधर लगाया, दूसरा ऑक्सीजन आपने इधर लगाया, तो यहां पर क्या है, यहां पर पहले तो बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन रिएक्शन एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगी। और आपको यह पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का फर्दर आगे ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर जो आपको अगर एल्डिहाइड मान लो रिएक्शन में बन रहा है, तो एल्डिहाइड बन रहा है तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक रिएक्शन जाएगी। तो यहां पर जो है वो हम ये बोलेंगे कि रिएक्शन में बनेगा 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जैसे इस पर्टिकुलर केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, आप जो वीडियो बने रहे है ना, पूरा इसको देखें और धीरे धीरे जो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कब रिएक्शन जो है कार्बोनिल में कार्बोनिल पर ही रुक जाएगी, कब जो है वो कीटोन बनेगा, या कीटोन के केस में जो रिएक्शन कीटोन पर ही रुक जाती है, आगे नहीं जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम जो एक एक करके देखेंगे। देखो आगे अपन बढ़े उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि यार देखो कि ये ऑक्सीडेशन का है, हालांकि जब ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो इस चीज को हम डिटेल में भी देखेंगे, है ना। तो पॉइंट ये है, और इसको आप नोट के फॉर्म में लिख लेना, कि हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। अब अल्कोहल का अगर आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे ना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आपने करवाया तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। तो या तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर बनेगा भैया जी कीटोन, ठीक। और अगर आप इसको रिड्यूस कर दोगे वापस से, इसका अगर आपने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो रिडक्शन कर दिया तो वापस से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। ऐसे ही अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन आप करवा रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का रिडक्शन अगर आप करवा रहे हो तो वहां पर 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फिर आगे अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बनेगा भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर रिडक्शन करवा दिया तो वापस से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, के कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और भाई ध्यान ये रखना है कि कीटोन का अगर आप आगे ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, तो भाई इसका कोई ऑक्सीडेशन आगे नहीं होगा, एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, ठीक है। तो कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है इन नॉर्मल कंडीशन। हाँ, ड्रास्टिक कंडीशन में हम कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करवाते हैं पोपॉफ के रूल के अकॉर्डिंग, है ना, ये चीज एनसीईआरटी में दे रखी है। तो ड्रास्टिक कंडीशन की बात अलग है, लेकिन नॉर्मली हमें कीटोन को आगे ऑक्सीडाइज नहीं करना है। फिर आप देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आपको आगे ऑक्सीडाइज नहीं करना। हाँ, कि भाई एक कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास ऐसा है जिसका आगे ऑक्सीडेशन होता है, वो है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड आगे ऑक्सीडाइज होता है, और जब भी फॉर्मिक एसिड कहीं बने और आगे अगर ऑक्सीडेशन की कंडीशन आ रही हो तो वहां पर फॉर्मिक एसिड जो है वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम वापस से देखना इस पर आते हैं, ये जो है ना अपने पास यहां कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो वास्तव में यहां पर क्या था ना कि बनेगा तो पहले एल्डिहाइड ही, लेकिन वो एल्डिहाइड जो है वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाके रुकेगी, एल्डिहाइड पर रिएक्शन नहीं रुकेगी। जबकि यहां अगर जिंक या ये CH3S CH3 लेते हो तो इस केस में जो है ना रिएक्शन यहां पर एल्डिहाइड पर रुक जाती है। एक चीज और कि यहां पर कई बार टेम्परेचर मेंशन होता है, जो अपने पास डाइमिथाइल सल्फाइड है ना, इसके साथ टेम्परेचर मेंशन होता है, और ये होता है -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं कि ये रिएक्शन वास्तव में है क्या, है ना, और कैसे रिएक्शन चलती है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, बहुत ही आसान सा काम है भैया ओजोलाइसिस का। कि आपको जो है वो उस लेवल तक तो पढ़ना ही है जिस लेवल तक एग्जाम में आता है, और यहां पर जब मैं आपको बता रहा हूं चीजें तो मैं उससे एक पॉइंट जो है ना ऊपर ही रखूंगा, ताकि जो है वो कोई भी चीज मिस ना हो जाए। तो ये चीज ध्यान में रखना कि भाई एग्जाम में जितना आता है उतना हम कवर कर लेंगे, बहुत आराम से कवर कर लेंगे, है ना। तो देखो कि होगा ये कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो अभी जो रिएक्शन हमने लिखी थी हम उसी की मैकेनिज्म देखेंगे कि ये हमारे पास है एल्कीन। पहले हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, बाद में एल्काइन की बात करेंगे। तो एल्कीन है, सबसे पहले मान लो एरो पर लिखा है O3, और सेकंड स्टेप में यहां पर लिखा है H2O, और साथ में है जिंक, या फिर वो डाइमिथाइल सल्फाइड भी हो सकता है। तो करना क्या है, सिंपल सा काम, इतना देख लिया, एरो पर O3 देख लिया, साथ में जो है वो H2O जिंक देख लिया, तो ये तो पता है कि भाई ये ओजोलाइसिस है।
अब ओजोलाइसिस में सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे कि ये ऑक्सीडेटिव है या ये रिडक्टिव है। तो साफ दिख रहा है ये कैसा है, ये ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोलाइसिस है। तो जितने भी पाई बॉन्ड है ना, जितने भी डबल बॉन्ड है, आप सारे डबल बॉन्ड क्या कर देना, ब्रेक कर देना। जितने भी डबल बॉन्ड होंगे सारे डबल बॉन्ड हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। हमने डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या बना, तो एक तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बने किसके, आर सी एच डबल बॉन्ड ओके, कहने का मतलब दो मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, एल्डिहाइड के। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे चली, तो इसकी मैकेनिज्म देखना। मैकेनिज्म भी भैया हम बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। जो एक दो इंटरमीडिएट कंपाउंड है हम उनकी बात करेंगे, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने से कोई मतलब है नहीं। तो जो ओजोन है ना, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ही होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। ठीक है, या इसको जो है वो ओजोन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, है ना। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बन सकती है। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी बन सकती है, ये नेगेटिव, यहाँ लोन पेयर और यहाँ इस ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। तो ध्यान दो जरा कि जो ओजोन का मॉलिक्यूल है ना, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। दिस टर्मिनल, दिस ऑक्सीजन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक टर्मिनल, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल जो वो अटैक करेगा कहाँ, एल्कीन पर। और एल्कीन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो यूं समझो कि एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो यहां पर इन दोनं कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसको मिल रही है, तो यहां पर अटैक होगा। ये आया इलेक्ट्रोफाइल, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो भैया देखो कि इलेक्ट्रोफाइल को देखकर एल्कीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। मान लो इस कार्बन पर शिफ्ट हुए तो इसका, अच्छा कौन से कार्बन पर शिफ्ट होंगे, यहां पर उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जो अपना रिएजेंट है ना वो कैसा है, सिमेट्रिकल है, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर जाए हम, तो मान लो एक ऑक्सीजन को किसी को लेबल्ड कर दिया तो जो है वो एक अलग केस बन सकता है, लेकिन वहां तक जो है वो हमें नहीं जाना है। बहुत ही, मैंने कहा ना पीएचडी नहीं करवाऊंगा, है ना, केवल उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम में आएगा। फिर जो है वो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने, है ना। तो समझो कि जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले तो ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। इधर इस कार्बन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इधर ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए। बीच में जो है वो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये CH, ये CH, ये R, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट है ना, इसका नाम है भैया मोलोनोजाइड। ठीक है, तो पहले बना मोलोनोजाइड। ठीक है, फिर देखो ये जो है ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्यों होता है ये आप बताओगे, क्योंकि भाई इसमें दो दो परोक्सी लिंकेज है, और परोक्सी लिंकेज होने की वजह से आपको पता है कि भाई देखो दो लोन पेयर यहाँ, दो लोन पेयर यहाँ, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन है इसमें, और रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होगा भैया रीअरेंज। अब रीअरेंज कैसे होता है तो वो अलग बात है, वहां तक हमें नहीं जाना है। डायरेक्टली जो मैं इसको रीअरेंज करवा रहा हूं, RCH, ये ऑक्सीजन, ये CHR, और ये रीअरेंज होके थोड़ा सा रेस्पेक्टिवली ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि परोक्सी लिंकेज क्या होगी, कम हो गई, एक ही परोक्सी लिंकेज है, तो रेस्पेक्टिवली ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ओजोनाइड में ये क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज ओजोनाइड। ठीक है, अब आगे जो है ना, देखो जरा यहां से कि अब आगे ये ओजोनाइड जो है इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। H2 की प्रेजेंस में इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ऐसे हुआ तो बना RCH, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी RCH और ये डबल बॉन्ड O। तो दो मॉलिक्यूल तो आपको मिले किसके, R और CH डबल बॉन्ड O, साथ में ये ऑक्सीजन, और यहां से जो है ना H2O2 बनेगा, तो ये H2O2 बाहर हुआ। ठीक है, तो भाई इस रिएक्शन में H2O2 बन रहा है। अब ये H2O2 जो है वो हमें ये पता है कि ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपने अगर इस H2O2 को यहां से नहीं हटाया, तो ये H2O2 क्या करेगा, जो अपने पास रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड बना है, अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको आगे ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हाँ, अगर मान लो यहां पर कीटोन बनता ना, तो कीटोन का तो आगे ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो H2O2 चाहे बने चाहे ना बने, चाहे H2O2 हटाओ चाहे ना हटाओ, अगर कीटोन बन रहा है तो रिएक्शन तो कीटोन। लेकिन अगर H2O2 जो है वो प्रेजेंट है, तो ये H2O2 क्या करेगा, इसको आगे फर्दर एल्डिहाइड को जो है वो किसमें, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा।
है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड तक बन गया तो रिएक्शन वहां रुक जाएगी। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का आगे ऑक्सीडेशन होता तो शायद ये उसका भी ऑक्सीडेशन कर देता, जैसे कि जो है वो हमारे पास फॉर्मिक एसिड के केस में होता है। लेकिन ये देखना जरा, तो यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं एक दो पॉइंट लिख देता हूं। इन दिस रिएक्शन H2O2 is formed as side product, ठीक है। तो भैया रिएक्शन में H2O2 जो है वो क्या है, साइड प्रोडक्ट है, विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिएक्शन जो है वो यहां पर कार्बोनिल पर नहीं रुकेगी एंड इट कन्वर्ट्स formed aldehyde into carboxylic acid, ठीक है। तो ये H2O2 क्या करेगा, जो अपने पास एल्डिहाइड होगा ना, H2O2 की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मान लो आपको रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोकना है, रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड पर ही, यहीं पर आप चाहते हो कि यार रिएक्शन इसके आगे ना जाए, रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोकने के लिए इस H2O2 को यहां से हटाना पड़ेगा। और इस H2O2 को हम कैसे हटाएं, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला दो। और ये दोनों के दोनों जो अभी अपन ने देखे थे, जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड, ये दोनों के दोनों जो है ना वो एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करते हैं। तो ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको तो मिटा देता हूं पहले। हाँ जी, देखो कि टू स्टॉप रिएक्शन एट aldehyde, to stop reaction at aldehyde formed H2O2 should be removed from reaction mixture, ठीक है। तो आपको रिएक्शन मिक्सचर से क्या करना पड़ेगा, जो H2O2 बना है उसको हटाना पड़ेगा। एंड फॉर दिस पर्पस जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड कैन बी यूज्ड। तो भैया इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड जो इसमें ऐड कर देते हैं। और ये क्या करेंगे, देखना जरा कि जिंक अगर है तो ये H2O2 को जो है वो क्या कर देगा, H2O में रिड्यूस कर देगा, और साथ में जो है वो ZNO, है ना। और अगर CH3 है तो ये क्या करेगा, H2O2 को H2O में रिड्यूस कर देगा, और साथ में जो है वो बन जाएगा अपने पास डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, ठीक है। और दोनों ही केस में जो है हम बोलेंगे कि अगर H2O2 गायब हो गया ना रिएक्शन से, तो अब आगे जो भी अपने पास एल्डिहाइड बन रहा है रिएक्शन में कम से कम उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो हमारी रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी। हाँ, मैं वापस से बोल देता हूं कि अगर कीटोन लेते हो यहां पर, है ना, तो कीटोन के केस में चाहे जिंक मिलाओ चाहे ना मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिएक्शन कीटोन पर रुकेगी आराम से। और कीटोन के केस में आप जो है वो डाइमिथाइल सल्फाइड मिलाओ चाहे ना मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन जो है वो यहीं पर रुक जाएगी, कीटोन पर ही रुक जाएगी। लेकिन एल्डिहाइड अगर बनता है और आपने ये दोनों नहीं मिला रखे हैं तो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है भैया अपने पास यहां पर, तो ये वाला जो है वो ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है, और अगर ये मिलाते हो तो रिडक्टिव ओजोलाइसिस हो जाएगा, रिएक्शन में जो है वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। तो ये है भैया मैकेनिज्म और ओजोलाइसिस के एक दो पॉइंट, बस इनसे ही जो है वो आपको हेल्प मिलेगी भैया जी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखना। हाँ जी,
भाई देखो बहुत ही आसान सा काम आपको करना है कि कंपाउंड में जितने भी डबल बॉन्ड है ना, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, और मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको वही अप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही आसान सा काम है। सबसे सिंपल जो अभी अपन ने एल्कीन देखी है उसी से शुरू कर देते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है, एल्कीन है ना, और हमें जो है वो एरो पर दो चीजें दे रखी है। सबसे पहला तो यहां पर है O3, दूसरा यहां पर दे दिया जिंक H2O, ठीक है, ZnH2O। और फिर जो है वो यहाँ पर एक तो दे रखा है पहले नंबर पे O3, सेकंड पर केवल क्या दे रखा है H2O। तो अब ये तो हम आइडेंटिफाई कर ही लेंगे ना कि रिएक्शन जो है वो एक तरीके से ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है या रिडक्टिव ओजोलाइसिस का एग्जांपल है। तो यहां देखना ये तो है रिडक्टिव ओजोलाइसिस। सिंपल सा काम ये करना है कि भैया ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, चेक करो क्या बना, एल्डिहाइड बना कि कीटोन बना, CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से दो मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, एसिटाल्डिहाइड के। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं भाई, कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शन में, क्योंकि कई बार रिएक्शन में स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, डायरेक्टली जो केवल कॉमन नेमिंग ही लिखी हुई होगी, केवल कॉमन नेम लिख के देगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखना ही पड़ेगा ना, है ना। तो अगर आपको नाम नहीं आता तो फिर आप रिएक्शन कैसे करवाओगे, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो कई केस में आपको नाम भी पता होना चाहिए, जैसे नॉर्मल सा इसका एसिड एल्डिहाइड जो है वो नाम है। अब देखना कि एल्डिहाइड बन रहा है, आप पहले यही सोचना कि यार अगर रिडक्टिव होता तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता कि कीटोन बनता, कीटोन बनता तो रिएक्शन तो ऑक्सीडेटिव में भी कीटोन पर ही रुकेगी। लेकिन अगर यहां पर रिडक्टिव हो रहा है, अब अगर ऑक्सीडेटिव करवाओगे, रिडक्टिव हुआ तो एल्डिहाइड बना, तो ऑक्सीडेटिव जब करवाएंगे तो वो एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन किस में होगा, एसिड में। जितने कार्बन का एल्डिहाइड है ना उतने ही कार्बन का क्या बना दो, एसिड बना दो। तो अगर इसी कंपाउंड का आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करवाओगे, तो यहां पर एसिड बनेगा क्या, CH3COOH। इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे। बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है। जैसे भैया मान लो ऐसी कंडीशन आती है यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ऐसी कंडीशन आती है ना। तो यहां इसका भी हम चलो दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले O3, सेकेंड केस में यहां पर जिंक H2O लिखा है, फिर यहां पर जो है वो लिखा है O3, और सेकंड केस में यहां पर केवल H2O लिखा है। यहां रिडक्टिव ओजोलाइसिस करवाना है, यहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करवाना है। तो बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, है ना। तो यहां पर तो क्या मिला, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो दो तरीके के एल्डिहाइड मिले। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको, देखो पहली बात तो ओजोलाइसिस जब भी होगा तो कम से कम दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है, कम से कम दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, कि एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में मिलेंगे। वो दोनों मॉलिक्यूल हो सकता है सेम कंपाउंड के हो या हो सकता है डिफरेंट कंपाउंड के हो। जैसे यहां पर दोनों मॉलिक्यूल जो हो कैसे थे, सेम कंपाउंड है ना, यहां पर दोनों डिफरेंट है। अब अगर ऑक्सीडेटिव करवाओगे तो भैया ये वाला जो होगा ना, ये वाला, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, तो सेम उतने ही कार्बन का एसिड। और ये है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो भी फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अभी मैंने कहा था कि केवल और केवल फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। देखना कैसे होगा, ये देखो जरा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका तो आगे और ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा नहीं। यहां ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। लेकिन देखो इधर से देखना जरा, ये क्या है, COH, ये एल्डिहाइड है, और भाई इसका ऑक्सीडेशन आगे हो सकता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमने क्या किया था, अभी एसिड में कन्वर्ट किया था ना। तो भैया देखो जरा, इसको यूं मान लो, तो एल्डिहाइड को अगर मैं एसिड में कन्वर्ट करूंगा तो देखो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि इस तरफ जो क्या आ गया, एक OH पहले से था, एक कार्बन पर दो OH आ गए, अनस्टेबल कंडीशन है, तो यहां से तुरंत वाटर मॉलिक्यूल और CO2 क्या हो जाएंगे, बाहर। तो ध्यान यह रखना है कि ओजोनोलाइसिस की किसी भी रिएक्शन में अगर कहीं पर जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बने या ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में अगर कहीं पर फॉर्मिक एसिड बने, तो फॉर्मिक एसिड की जगह आपको क्या लिखना है, CO2 और वाटर लिखना है। मैं वापस से बोल देता हूं कि ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है, और ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में अगर जो है वो कहीं पर फॉर्मिक एसिड बने तो फॉर्मिक एसिड को CO2 और वाटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां जैसे फॉर्मिक एसिड बन रहा था, तो फॉर्मिक एसिड को हम जो है वो आगे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में एक तरफ एल्डिहाइड होता है, एक तरफ क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहां पर CO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये हो गए जी प्रोडक्ट। ठीक है, देखो और एग्जाम्पल देखते हैं, हमें तो एग्जाम्पल ही तो देखते हैं और करना क्या है। जैसे मान लो ये कोई एल्कीन है,
ठीक है। अब इस एल्कीन का हमें क्या करवाना है, ओजोलाइसिस करवाना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। सबसे पहले मान लो यहाँ पर लिखा है O3, सेकंड स्टेप में यहाँ पर लिखा है H2O और ये जिंक है ना, और फिर जो यहाँ पर लिखा मान लो O3 और सेकंड स्टेप में केवल लिखा है H2O। ये कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो सिंपल सा काम, क्या बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। देखो इधर तो क्या बना, CH3 है, ये C और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर वापस से CH3। कहने का मतलब एक प्रोडक्ट तो ये वाला मिला, साथ में इधर CH3, ये C डबल बॉन्ड O, एक प्रोडक्ट जो है वो आपको ये वाला मिलेगा, है ना। अब ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन, ये तो है कीटोन, नाम क्या है इसका, एसीटोन। और ये वाला क्या है, ये अपने पास है एसिटल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। तो एक तो मिला आपको एसीटोन, दूसरा आपको क्या मिला, एसिड एल्डिहाइड मिला। अब अगर मान लो, देखो ये तो था रिडक्टिव ओजोलाइसिस, तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक गई। अब ऑक्सीडेटिव करवाते हैं, ऑक्सीडेटिव करवाया तो भैया एक तरफ तो कीटोन बन रहा है, तो कीटोन का तो कुछ नहीं बिगड़ना है, कीटोन तो कीटोन ही रहेगा। तो ये तो अपने पास एसीटोन था, एसीटोन ही रहेगा। बस जो एल्डिहाइड था ना, ये एल्डिहाइड, ये आगे फर्दर जो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस जी, सिंपल सा काम है कि जो एल्डिहाइड बने उसको आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिर देखना कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये है O3, सेकंड में यहाँ पर लिख दिया जिंक H2O, और यहाँ पर जो है वो लिख दिया O3 और सेकंड में जो केवल H2O लिख दिया। चेक करते हैं क्या प्रोडक्ट बनेंगे। भैया ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में सेम प्रोडक्ट बने। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल गिव सेम प्रोडक्ट बाय ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस एंड रिडक्टिव ओजोलाइसिस। जैसे कि यहाँ बॉन्ड को ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देखो दो मॉलिक्यूल मिले आपको, किसके, एसीटोन के, दो मॉलिक्यूल मिले। और हमें पता है कि अगर कीटोन ही बन रहा है, केवल कीटोन बन रहा है, तो अब चाहे ऑक्सीडेटिव करवाओ चाहे रिडक्टिव करवाओ, रिएक्शन कीटोन के आगे नहीं जाएगी। तो यहां भी दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, किसके, एसीटोन के। बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है। तो यहां ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दोनों में प्रोडक्ट क्या है, सेम है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखो जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। वो सारे एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, ओजोलाइसिस करवाना है और प्रोडक्ट बताना है। आप आराम से, जो कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और फिर बताएं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आज की पूरी क्लास जो है वो हम केवल ओजोलाइसिस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेंथी रिएक्शन है। इस पर जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम करें, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करें, उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। देखो कि अक्सर जो है वो हम क्लास में जब भी मैं बताता हूँ ओजोलाइसिस, तो उस टाइम पर तो समझ में आ जाता है, लेकिन 2-4 दिन बाद में जब वापस से उठा के देखते हो तो बोलते हो कि सर ओजोलाइसिस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो आप जो है ना, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप एक एक एग्जाम्पल को जो है बहुत ही बारीकी से देखना, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल अपने पास ये है, ठीक है। आप सबसे पहले ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेना कि ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है। बहुत ही सिंपल सा काम है। अच्छा, अगर मान लो कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, जो कि अभी हम देखेंगे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड की केस देखेंगे, तो आपको सारे के सारे डबल बॉन्ड क्या कर देने, ब्रेक कर देने, ठीक है। जैसे एग्जांपल से ही हम इसको क्लियर कर सकते हैं। मान लो ये कोई एग्जांपल है, अभी तो हम केवल एक बॉन्ड वाले ही एग्जांपल देख रहे हैं, O3, सेकंड इज H2, ठीक है। कोई साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, जैसे मान लो साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ पर आपको रिएक्शन करवानी है O3 और सेकंड है मान लो जिंक H2, और फिर जो है वो यहीं पर O3 और केवल जो है वो यहाँ पर लिखा है H2, ठीक है। फिर जो है वो आपको जैसे इस तरह का कोई एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब इसमें दो डबल बॉन्ड है, O3 और सेकंड में है जिंक H2, ठीक है। और जैसे मान लो ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। ये O3 और सेकंड में यहाँ पर है H2, ठीक है। देखो जी, वीडियो पॉज करो,
आराम से एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखना कि भाई बॉन्ड को ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, तो क्या क्या मिला। भैया कई बार स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिख रहा है ऐसा कैसा उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में हम नाम लिख के चेक कर लेंगे, है ना, तो नाम लिख के भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दो कंपाउंड मिलेंगे। अब चेक करो कि यार ये ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव, तो ये रिडक्टिव है। और वैसे भी यहाँ तो दोनों मॉलिक्यूल किसके हैं, कीटोन के हैं, तो चाहे ऑक्सीडेटिव हो चाहे रिडक्टिव हो, दोनों में प्रोडक्ट कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ चेक करते हैं भैया जी, बॉन्ड को ब्रेक करो, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो एक तो देखो क्या मिला आपको, एक तो मिला कीटोन का मॉलिक्यूल, चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन के केस में तो कुछ नहीं होना है। दूसरी तरफ देखना, ये अपने को ऐसा एक मॉलिक्यूल मिल रहा है ना, जैसा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है वैसा का वैसा बना दो, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है H, देखो इस कार्बन पर क्या रहेगा, H रहेगा, ये डबल बॉन्ड O आ गया। अब ये क्या है, ये एल्डिहाइड है ना। अब एल्डिहाइड ये कैसा है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है, क्योंकि जिंक नहीं है, तो भैया यहाँ पर जो क्या करोगे, यहाँ पर H की जगह क्या लगा दो, OH। ये लो जी, ये हमारे पास दूसरा एसिड बनेगा। चाहो तो आप इसका नाम लिख सकते हो, देखो 1 2 3 है ना, तो 3 कार्बन है, तो ये क्या आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, खत्म बात। बहुत ही सिंपल सा काम है। यहां देखना ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो एक तो देखो क्या मिला आपको, साइक्लोहेक्सेनॉन। दूसरा वाला देखना, एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड और आगे फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और फॉर्मिक एसिड से क्या बनेगा, CO2 और वाटर बनेगा। तो यहां पर जो है वो ये बने, मतलब अपने पास साइक्लोहेक्सेनॉन बना, साथ में CO2 और वाटर बना। क्लियर है बात। फिर देखना आगे कि ये ओजोन के साथ रिएक्शन करवानी है, सिंपल सा काम, बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। जब मान लो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा ना, तो आपको जो है वो एक तरीके से डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, है ना, डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, या यू कहो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखना कि पहले रिडक्टिव ओजोलाइसिस करवाना है, तो ये हमारे पास इस तरीके का जो है वो कंपाउंड था, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, यहां आ जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये H और ये H। ठीक है, देखो जरा ऐसा ही होगा ना कि यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर वाले पर है, और अगर जिंक है तो रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी। लेकिन अच्छा, इसी को जो है वो ऐसे भी बना सकते हैं, हो सकता है भाई क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, देखो जरा टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, तो 3 4 5 एंड 6, देखो तो एक नंबर पे आपको CHO ऐड करना है, तो ये एक पे CHO ऐड कर दिया, ये एक पे CHO हो गया। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लो जी, है ना, तो ऑप्शन आपको ये वाला भी मिल सकता है, दोनों जो है वो एक ही बात है। हम क्या करेंगे, हम ऐसी ही डिजाइन बनाएंगे, भाई डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें केवल और केवल प्रोडक्ट बनाना है, और उस प्रोडक्ट का नाम लिखना अगर आपको आता है तो डिजाइन कैसी भी हो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको देखना, अब यार यहाँ ऑक्सीडेटिव है, तो अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो वो आगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, बस कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ CO और ये OH, सेम टू सेम यहां पर भी CO और ये OH, या फिर इसको मैं यू बना सकता हूं, ये CO और यहां आ जाएगा क्या, OH, यहां पर भी CO OH, देख लो जरा 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो अगर रिंग में डबल बॉन्ड है तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे। यहां चेक करो, रिंग में नहीं है लेकिन कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो 4 हो जितने भी, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें। तो इसको ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, इसको ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। अब देखना जरा कितने कंपाउंड मिलेंगे। पहले तो यहां पर ओजोलाइसिस कैसा है, ये है रिडक्टिव ओजोलाइसिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो है वो 2 मॉलिक्यूल तो मिलेगा, देखो जरा CH3, ये क्या है CHO, तो 2 मॉलिक्यूल तो आपको मिलेंगे CH3 CHO। अब 2 मॉलिक्यूल कहां से आए, एक तो ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा, क्लियर है बात। फिर देखना एक मॉलिक्यूल ये CO, फिर CH2, फिर क्या है CO, तो एक मॉलिक्यूल आपको ये भी मिलेगा C डबल बॉन्ड O, है ना, यहां पर आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, एक मॉलिक्यूल आपको ये मिलेगा। तो ये टोटल जो है वो इतने मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, टोटल 3 मॉलिक्यूल मिले। यहां चेक कर लेते हैं क्या क्या मिलता है। भैया जी बॉन्ड हटाया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड हटाया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, चेक करते हैं कितने तरीके के कंपाउंड मिलते हैं। पहली बात तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से आपको ये मिला, ये डबल बॉन्ड O, और अब देखो यहां एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड तो फर्दर आगे किसमें,
कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एक तो ये मिला, तो मतलब ये वाला जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, ये वाला, तो इससे तो ये बनेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, है ना। फिर जो है वो इससे देखना CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और यहाँ CH3, तो एक आपको मिलेगा क्या, एसीटोन। ये लो जी, एक एसीटोन मिला। फिर देखो इससे क्या मिलेगा, CH3, है ना, 1 2 और ये 3, टोटल 3 कार्बन है, 3, है ना। और इस वाले कार्बन पर तो एल्डिहाइड है, ठीक है। जो आप ये मान लो कि जो पहला कार्बन है इस पर तो एल्डिहाइड है, दूसरे कार्बन पर CO कीटोन ग्रुप है, तीसरे पर CH3 है। तो ये कंडीशन आएगी यहां पर, पहले पर तो मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन पर जो है ना अपने को मिलेगा यहां पर कीटोन, और तीसरे पर CH3। ये लो जी, ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहां ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है, तो जो एल्डिहाइड मिला है वो फर्दर आगे किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये लो जी, है ना। तो ये कंपाउंड जो है वो आपको मिलने वाले हैं यहां ओजोलाइसिस में। देखना जरा और एग्जांपल देखते हैं। तो भैया देखो जरा, इसी में हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं पहले, कि कितने भी डबल बॉन्ड आए, है ना, सारे डबल बॉन्ड आपको ठीक इसी तरीके से क्या करने हैं, ब्रेक करने हैं। ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेना सबसे पहले कि ओजोलाइसिस जो है वो ऑक्सीडेटिव है या फिर रिडक्टिव है ना, कि ओजोलाइसिस कैसा है। आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कंसेप्ट को समझोगे, चीजों को फॉलो करोगे तो आराम से आंसर आता है। हाँ जी, देखो कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई एल्कीन है, इसको मैं ठीक से साफ कर देता हूं थोड़ा। जैसे भैया ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है। अब आपको यहां पर बोल दिया कि ओजोलाइसिस करवाना है। सबसे पहले जो है वो O3, सेकंड में यहां पर लिखा है H2O और ये जिंक, ठीक है। तो जिंक अगर साथ में है तो हमें पता है रिडक्टिव ओजोलाइसिस होगा, और रिडक्टिव ओजोलाइसिस है तो इसका मतलब अगर कोई एल्डिहाइड बनता है तो रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही रोकना, आगे आपको कीटोन पे नहीं जाना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड पे शिफ्ट नहीं होना है। तो देखना कि भैया यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ध्यान से देखो जरा क्या क्या मिल रहा है आपको। आपको मिला 1 2, 2 मॉलिक्यूल तो मिले किसके, फॉर्मल्डिहाइड के, ठीक। फिर इसके बाद देखना यहाँ पर क्या मिला, CH3 CHO, तो एक मॉलिक्यूल मिला आपको CH3 CHO का, ठीक है। और देखो साथ में क्या मिलेगा आपको, कि यहाँ पर 1 2 3 और ये चौथा कार्बन 4 और ये 5, है ना, 5 कार्बन की चेन है इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर इधर से देखना जरा कि इस वाले कार्बन पर क्या है, एक CO है, बोले तो CHO, यानी इस कार्बन पर एक CHO ग्रुप है, ये देखो, है ना, इस कार्बन पर CHO। इसके बाजू वाले पर जो क्या है, कीटो ग्रुप है, तो इसके बाजू वाले पर ये बना कीटो ग्रुप, ठीक है। फिर इसके इधर वाले कार्बन पर जो एक क्या लगा है भैया, यहाँ पर CHO ग्रुप यहाँ पर लगा है, कहने का मतलब इस वाले कार्बन पर यहाँ एक लगा है COH ग्रुप, ठीक है। और फिर जो है वो ये ऐसा कंपाउंड जो है वो आपको मिलेगा। आप चाहो तो इसका IUPAC नाम लिख सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि भैया जी कैसी भी एल्कीन आ जाए, है ना, कितने भी डबल बॉन्ड हो, सारे डबल बॉन्ड आपको क्या करने होते हैं, ब्रेक करने होते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहां आपको इसका क्या करवाना है, ओजोलाइसिस करवाना है, H2O, ठीक। तो हम जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है, जितने भी डबल बॉन्ड है, सारे डबल बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक। तो यहां से देखना क्या क्या मिलेगा आपको। एक तो यहां से मिला CH3 CHO। अब लेकिन जो है वो ये ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस है, तो ये जो एल्डिहाइड बनेगा ये आगे फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर हमें मिलेगा CH3 COOH, ठीक है। तो ये वाला जो है इससे तो मिला आपको क्या, CH3 COOH। फिर इधर से आते हैं तो यहां से देखना क्या क्या आपको मिलेगा। ये हमारे पास कंडीशन यहां आ जाएगा COOH, ठीक। इस वाले कार्बन पर भी क्या आ जाएगा, COOH। फिर इधर जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर COOH,
OH। ये देखो जी, ये आपको साथ में जो है कंपाउंड मिलेगा। तो भाई ये है एल्कीन में एल्कीन का ओजोलाइसिस। ठीक, फिर इसके बाद देखना जरा कि एल्काइन का भी हम पढ़ेंगे, है ना, और एल्काइन का पढ़ने के बाद में हम बेंजीन की भी बातें करेंगे, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका ओजोलाइसिस कैसे करवाते हैं। लेकिन उससे पहले देखना कि यहां से ओजोलाइसिस से क्वेश्चन कैसे आता है। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन कि जैसे आपको मान लो रिएक्टेंट लिख के दे दिया और आगे जो वो एरो पर ओजोलाइसिस की कंडीशन दे दी, तो ओजोलाइसिस करवा के आपको प्रोडक्ट पूछ लेगा। या दूसरा ये भी हो सकता है कि भैया आपको जो है ना यहां से रिएक्टेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि आपको ओजोलाइसिस के कुछ प्रोडक्ट दिए हैं और आपको पूछ लिया कि ये वाले प्रोडक्ट जो कौन सी एल्कीन से बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, है ना, ठीक है, देखो जरा कि एन एल्कीन गिव्स, ठीक है, 2 मिथाइल और फिर आपको दे दिया, इसको 3 मिथाइल कर देता हूं, 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉन एंड एसिटिक एसिड ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। तो भैया जी आपको ये बोला है कि उस एल्कीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है आपको कि वो एल्कीन कौन सी होगी। तो देखो दो चीज़ें मिली। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप ये सोचो कि एक एल्कीन है ना, और ये एल्कीन जो है वो इसका क्या करवाया आपने, ओजोलाइसिस करवाया। अब ये ओजोलाइसिस कौन सा है ये आप चेक करो कि यार ये ऑक्सीडेटिव है या फिर ये रिडक्टिव है, कैसा ओजोलाइसिस है। तो हमारे पास कंडीशन में क्या बन रहा है देखो जरा कि 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉन और साथ में जो क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड। तो भैया अगर साथ में जो एसिटिक एसिड बन रहा है, एसिड अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये जरूर क्या होगा, ये जरूर जो ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस होगा। कहने का मतलब यहाँ O3 और सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या है H2O। तो जो दो कंपाउंड बने, पेंटेनॉन है तो दिस इज पेंटेनॉन और क्या है 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉन। ये हमारे पास 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉन की स्ट्रक्चर जो है वो हो गई CH2 और ये CH, ये है 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉन। ठीक है, फिर एसिटिक एसिड, तो साथ में जो है वो हमारे पास एसिटिक एसिड, ये हो गया CH3CO और ये OH, ये है एसिटिक एसिड। अब इन दोनों से आपको जो है वो क्या करना है, वो एल्कीन बतानी है जिस एल्कीन से ये दोनों बन सकते हैं। तो भैया बहुत ही आसान सा काम। एक तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि यार 4 ऑप्शन है, चारों का ओजोलाइसिस करवा के देखो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सही तरीका और शॉर्ट मेथड क्या है कि आपको सिंपल सा काम ये करना है, देखो यहां जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, जो CO ग्रुप है, इसका CO ग्रुप इसका CO ग्रुप जोड़ दो। अगर OH है तो OH को हटा दो। ठीक है, यहां एल्डिहाइड अगर होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको क्या कर दो, हटा दो और दोनों का CO ग्रुप जोड़ दो। मैं इनको आजू बाजू ऐसे लिख रहा हूं, देख जैसे ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 और ये क्या है CH और ये CH3 और ये क्या है CO और ये CH3। एक तो ये वाला हो गया, एक ये है ना, तो इन दोनों को आजू बाजू लिख दो ऐसे करके CO और ये OH। तो मैंने क्या कहा, इस OH को हटाओ और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इस तरीके से ऐड कर दो, जोड़ दो, OH को हटा के क्या लगा दो, H लगा दो। ये लो, ये ही वो एल्कीन है जिससे जो है वो आपको ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे, जिसके ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस से ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे। अब यार डिजाइन अच्छी नहीं है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो इसका IUPAC नाम लिख लो और अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बना दो। तो IUPAC नाम मैं इसका कैसे लिखूंगा, तो देखो 1 2 है ना, फिर 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो टोटल 6 मेंबर की हमारे पास क्या है, कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये लो जी नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6। फिर देखना डबल बॉन्ड का है 2 और 3 के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। फिर 3 पर एक मिथाइल है तो 3 पर एक मिथाइल लगा दिया। फिर 4 पर एक मिथाइल है तो 4 पर एक और मिथाइल हमने लगा दिया। देखो जरा कि ये वो एल्कीन है। अगर इस एल्कीन का ओजोलाइसिस आप करवाते हो तो आपको ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे। सिंपल सा काम है ना। और भाई ये जो अपने पास रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेक करने के लिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटरमाइन करने के काम में भी ले सकते हैं।
इवन हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये मेन इसका यूज यही है, रिएक्शन का पर्पस यही है। इसको जो है मैं लिख देता हूं कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटरमाइन करने के ये काम में हम ले सकते हैं। तो आपको ये भी बोल सकता है कि देखो ये दोनों जो कंपाउंड बने, ये कंपाउंड कौन सी एल्कीन से बन रहे हैं, उस एल्कीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का भी आ सकता है। तो आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे इस पर एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। अच्छा, कई बार जो ऐसी कंडीशन आएगी कि 3 कंपाउंड 3 प्रोडक्ट बन गए या 4 प्रोडक्ट बन गए। मैंने कहा ना ओजोलाइसिस से कम कितने प्रोडक्ट बनते हैं, कम से कम 2 तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। 2 के अलावा 3 बन सकते हैं। अगर मान लो 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, तो प्रोडक्ट जो है वो 3 या 3 से ज्यादा भी बन सकते हैं। अगर कहीं पर 3 या 3 से ज्यादा प्रोडक्ट हो ना, तो जैसे मान लो अभी एक एग्जाम्पल 2 वाला करवाया, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ना। जैसे कोई एल्कीन है, ठीक है, और इसका जो है वो आपने ओजोलाइसिस करवा रखा है, ठीक है, और आपको ये बोल रखा है कि जो प्रोडक्ट है ना अपने पास, ये वाला प्रोडक्ट मिला है। एक तो ये हो गया, साथ में जो है वो आपको ये प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, और आपको पूछ लिया कि एल्कीन कौन सी होगी, या इसका आईयूपीएसी नाम पूछ लिया। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास कि एल्कीन है, ठीक, यहाँ पर आपको दे दिया O3, दूसरा दे दिया आपको H2O और साथ में जिंक। तो यहाँ ये प्रोडक्ट बन रहा है मान लो, ठीक है, COH, और यहाँ दे दिया CO, है ना। और ये ऐसा कोई आपको कंपाउंड दे दिया कि ये वाला कंपाउंड किसके ओजोलाइसिस से बनेगा, ठीक। अब देखो सॉरी, सिंपल सा काम ये है कि भैया आपको क्या करना है कि दोनों का CO ग्रुप जो है ना वो आपस में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी। इसको पहले आजू बाजू लिखो, एक तो ये प्रोडक्ट है, एक ये वाला प्रोडक्ट है, तो दोनों को पास पास लिख दो। इसको घुमा के मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दोनों का जो ऑक्सीजन है ना, ये हटा के दोनों का आपस में जोड़ दो। ये वाला हाइड्रोजन है, यहां ध्यान रखना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, जो कि ऑक्सीडेटिव के केस में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो हम यही काम करते, उस OH को क्या कर देते, हटा देते यहां से। ये वाली एल्कीन है भैया। इस एल्कीन का अगर आप ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव ओजोलाइसिस करवाओगे तो रिडक्टिव ओजोलाइसिस से ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। आप चाहो तो इसका आईयूपीएसी नाम जो है वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आसान सा काम है। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी ना दी हुई हो ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। जैसे यहाँ है, अब यार यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और एक ही कंपाउंड में 2 हमारे पास क्या है, कीटो ग्रुप है ना, या फिर यूं कहो 2 कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एल्कीन है ना, ये जरूर कोई साइक्लिक एल्कीन है या साइक्लो एल्कीन है ना। और इस साइक्लो एल्कीन का आपने ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव ओजोलाइसिस करवाया तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है। तो सिंपल सा काम, आपको इन दोनों कार्बन के बीच में क्या करना है, इनको आपस में जोड़ो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, ऑक्सीजन को हटा के, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। तो देखना कितने कार्बन है। जैसे मान लो मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब टोटल 5 मेंबर की रिंग होगी। ये कंडीशन, टोटल 5 मेंबर की रिंग, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। फिर मैंने कहा कि इन दोनों कार्बन को जोड़ना है, इसका मतलब 1 और 5 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। फिर इसके बाद में देखो 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 3 पे एक मिथाइल लगा दो, ये लो। फिर 4 पर दूसरा मिथाइल है, 4 पर एक और मिथाइल लगा दो, ठीक है। फिर 5 पर जो है ना, ये अपने पास छठा कार्बन है, लेकिन 5 पर एक मिथाइल और है, ये 5 पर एक मिथाइल और हो गया। अब ध्यान दो जरा कि इस कंपाउंड का अगर आप क्या करवाओगे, ओजोलाइसिस करवाओगे, रिडक्टिव ओजोलाइसिस करवाओगे, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो ना, तो बहुत ही आराम से आप चेक कर सकते हो। आप इसको क्या करो, तोड़ो, इसका ओजोलाइसिस करवा के देख लो, और इसका ओजोलाइसिस करवाने पर ये बन रहा है तो इसका मतलब सही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। अभी मैंने आपको ये कहा था कि भैया ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें इधर जो है वो, जैसे यहाँ 2 प्रोडक्ट है जिसमें 3 प्रोडक्ट बने, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो 3 प्रोडक्ट अगर दे रखे हैं ना, तो उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि उसको आप ऑप्शन से अटेम्प्ट करना, कि ऑप्शन से एक एक का ओजोलाइसिस करवा के देख लेना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा प्रोडक्ट जब बनते हैं ना, तो उनको जोड़ जोड़ के देखना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा प्रोडक्ट बने साथ में, तो उस केस में आप ऑप्शन से चेक करोगे, वो ज्यादा आसान रहेगा। क्लियर है बात? फिर देखना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और यहां पर करते हैं ना, ऐसा ही। एन एल्कीन गिव्स ethanol on ozonolysis, then what will be the IUPAC name of alkene? ठीक है, तो भैया देखो जरा, कि आपको ये पूछा कि कोई एल्कीन है और उसके ओजोलाइसिस से केवल क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। अब यार एक ही प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तो यहाँ ये चीज अंडरस्टूड होगी कि इथेनॉल के कम से कम कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सा काम ये है भैया, अपने पास क्या, इथेनॉल। ठीक है, जो अपने पास एसिटाल्डिहाइड होता है उसी को क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल अगर मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, और भैया जी एक और मॉलिक्यूल ये वाला हो गया। तो मैंने कहा दोनों को हटाओ, ऑक्सीजन को, और आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। यानी कि हमारे पास ये जो एल्कीन बनेगी ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, बोले तो क्या, 2 ब्यूटीन, है ना। तो ये जो कंपाउंड है, इससे केवल क्या मिलेगा, इथेनॉल बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखना कि कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे बेंजीन है, टोलुइन है, ठीक है, मेसिटिलीन हो गया, जाइलिन हो गया, इनका ओजोलाइसिस हम करवाते हैं। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये आपको इसी में आगे कंटिन्यू करने हैं। एग्जाम्पल के लिए देखना, बेंजीन, बहुत ही आसान सा काम है भैया। बेंजीन का हम ओजोलाइसिस करवाएंगे, और बेंजीन का ओजोलाइसिस पहले मैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस करवाऊंगा, ठीक है, और फिर जो है वो हम ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस भी करवाएंगे। और बाकी सब में जो है वो आपको किसी एक तरीके का ओजोलाइसिस करवाना है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेटिव में केवल और केवल काम इतना करना है कि जो भी एल्डिहाइड बन रहा है उसको आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है। अगर कीटोन बनता है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। तो देखो सिंपल सा काम, जितने भी पाई बॉन्ड है सारे पाई बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, और हर एक पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो देखो क्या बना, यहां क्या है, CH डबल बॉन्ड और ये O, CH डबल बॉन्ड ये O, टोटल 1, ये 2 और ये 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, CHO के, इसके 3 मॉलिक्यूल मिले। और इस कंपाउंड का नाम आपको पता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लायोक्सल। तो भैया बेंजीन का अगर रिडक्टिव ओजोलाइसिस करवाते हो तो क्या बनेगा, ग्लायोक्सल। अगर यही ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करवाते हो, तो ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, देखना जरा, यही आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, COOH और ये COOH, बोले तो ऑक्जेलिक एसिड के, ऑक्जेलिक एसिड। अब एक चीज मैं छोटी सी बता देता हूं कि जब बेंजीन का आप ओजोलाइसिस करवाते हो ना, तो जैसे अभी हमने मैकेनिज्म देखी थी ओजोलाइसिस के, बीच में क्या बना था, ओजोनाइड। तो यहां पर बेंजीन के ओजोलाइसिस में बीच में कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ऐसा एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये इसका इंटरमीडिएट होता है, जो कि अनस्टेबल होता है, बेसिक सी सीधी सी बात है, अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि दो पेरोक्सी लिंकेज, बहुत ज्यादा पेरोक्सी लिंकेज है। फिर ये जो आगे जो कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई ओजोनाइड, ओजोनाइड, है ना। एक्चुअल में ट्राई ओजोनाइड थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये मोलोनोजाइड जैसा है, ट्राई मोलोनोजाइड इसको बोल सकते हो। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्राई ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये ट्राई ओजोनाइड में कन्वर्ट होगा, तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चल सकता है, या इस रिएक्शन से हम ये बता सकते हैं कि भाई बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन से पता चलेगा कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, तो भैया ओजोलाइसिस से हम ये बता सकते हैं कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। फिर देखो जरा कि जैसे कंपाउंड है भैया अपने पास टोलुइन, यह है टोलुइन, ठीक है, हमें इसका ओजोलाइसिस करवाना है। जैसे मान लो मैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस ही करवा रहा हूं, यहाँ है O3,
और सेकंड पे यहाँ पर लिखा है जिंक H2। तो रिडक्टिव ओजोलाइसिस होगा, बॉन्ड को ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखना क्या क्या मिलेगा। ये मिला ग्लाइकोक्सल, ये भी क्या है ग्लाइकोक्सल। तो दो मॉलिक्यूल तो मिले किसके CHO के ग्लाइकोक्सल। ठीक है, फिर एक मॉलिक्यूल देखो CH3 CO और ये CHO। तो एक मॉलिक्यूल मिलेगा CH3 CO और यहाँ पर क्या आएगा COH। ठीक है, तो ये है भैया अपने पास, आप इसको मिथाइल ग्लाइकोक्सल बोल सकते हो। ठीक है ना, तो मिथाइल ग्लाइकोक्सल का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास है, दिस इज टोलुइन, एक कंपाउंड है अपने पास CH3, यहाँ CH3 और तीसरा CH3 यहाँ है। ठीक है, इसका नाम होता है मेसिटिलीन और इसका हमें करवाना ओजोलाइसिस। ये O3, सेकंड मान लो जिंक H2। अच्छा, मान लो अगर यहीं पर जो जिंक नहीं होता या ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस होता तो हम इसी को आगे किस में बदल देते, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते। तो वही सिंपल सा काम, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड को ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड को ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ध्यान दो जरा, यहाँ पर क्या मिला CH3 CO और इधर CHO, यहाँ CH3 CO और ये इधर CHO, यहाँ CH3 ये CO और इधर CHO, यानी तीन मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे किसके, मिथाइल ग्लाइकोक्सल के। ये लो जी, तीन मॉलिक्यूल मिले किसके, मिथाइल ग्लाइकोक्सल के। क्लियर है बात, है ना। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है, ये है भैया मेटाजाइलिन। ठीक है, और इसका आपको करवाना है रिडक्टिव ओजोलाइसिस। वीडियो पॉज करो, चेक करो क्या क्या मिलेगा, है ना। सिंपल सा काम है, मेटाजाइलिन। और एक और मैं देता हूँ आपको, जैसे पैराजाइलिन है, यहाँ पर भी आपको ये काम करना है, CH3 और ये CH3, दिस इज पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन जो है वो भी हम इसके बाद में देखेंगे। तो पैराजाइलिन मेटाजाइलिन, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक किया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड को ब्रेक किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड को ब्रेक किया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो क्या मिला, CH3 CO और ये CHO। तो इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे इस बार, मिथाइल ग्लाइकोक्सल के कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल। ये तो है भैया अपने पास मिथाइल ग्लाइकोक्सल। ठीक है, और साथ में जो है आपको एक यहाँ से क्या मिल रहा है, ग्लाइकोक्सल मिल रहा है। तो एक मिलेगा क्या, ग्लाइकोक्सल CHO। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, सेम टू सेम ऐसी ही कंडीशन होगी। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को ब्रेक किया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, सेम टू सेम वही दो मॉलिक्यूल तो आपको मिलेंगे। इसका ओजोलाइसिस हमने करवाया, ये O3 और सेकंड स्टेप पे जिंक और ये H2O। तो दो मॉलिक्यूल तो मिले किसके, मिथाइल ग्लाइकोक्सल के, CO और ये COH, और एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा किसका, CHO और ये CHO। ठीक है, अब अगर हम यहीं पर बात करें ना ऑर्थोजाइलिन की, देखो जी, ऑर्थोजाइलिन, तो ऑर्थोजाइलिन से देखना, ऑर्थोजाइलिन से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो कि भैया ये CH3 ये CH3, ठीक है, एक हमारे पास इसकी ये वाले स्ट्रक्चर भी हो सकती है, CH3 ये CH3। देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या कर दी, बदल दी। अब ये भी ऑर्थोजाइलिन है, ठीक है, और ये भी क्या है, ऑर्थोजाइलिन है। दोनों की स्टेबिलिटी भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि भैया इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों, तो स्टेबिलिटी भी इक्वल है। तो अब यहां अगर देखना कि आप इसका करवाओगे रिडक्टिव ओजोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव का भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं वापस से बोल देता हूं, मैं बार बार ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा काम, ये बॉन्ड को ब्रेक किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बॉन्ड को ब्रेक किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बॉन्ड को ब्रेक किया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो यहां पर देखो ये क्या है, ग्लाइकोक्सल, ये भी क्या है, ग्लाइकोक्सल। तो दो मॉलिक्यूल तो मिले किसके, CHO ग्लाइकोक्सल के, और एक मॉलिक्यूल मिलेगा हमारे पास CH3 CO और ये CH3, इसको हम बोलेंगे डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सल। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर करवाते हो ओजोलाइसिस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो देखो ये तो क्या है, ग्लाइकोक्सल है, और बाकी जो है वो दो मॉलिक्यूल आपको मिल रहे हैं किसके, मिथाइल ग्लाइकोक्सल के। तो इसी के ओजोलाइसिस से ये दोनों है ना, क्योंकि हमें पता है दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, तो ग्लाइकोक्सल मिला और साथ में क्या मिला, दो मॉलिक्यूल मिथाइल ग्लाइकोक्सल।
COH, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। कहने का मतलब ये कि टोलुइन का जब ओजोलाइसिस करवाते हैं तो ग्लाइकोक्सिल मिलता है, तो आपको मिथाइल ग्लाइकोक्सिल मिलता है और डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिल मिलता है, और इनका रेशियो क्या होगा, टोटल ग्लाइकोक्सिल के कितने मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, तो रेशियो होगा 3 रेशियो, फिर जो वो अपने पास मिथाइल ग्लाइकोक्सिल 2 रेशियो, और फिर जो वो डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिल 1। तो इन तीनों का रेशियो कितना रहेगा, 3 रेशियो 2 रेशियो 1, है ना। ये हमारे पास है क्या, टोलुइन। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है ये कि ये बेंजीन है, यहाँ CH डबल बॉन्ड और ये CH2। मान लो रिएक्शन हमें करवानी है O3, सेकंड स्टेप में यहाँ पर है H2O और ये जिंक, और इसका एक ही इक्विवेलेंट है ना, और एक ही इक्विवेलेंट आपको पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो समझे ना बात को कि यार एक इक्विवेलेंट या तो बेंजीन के इन तीनों में से किसी एक पर रिएक्शन करेगा, या फिर जो है कहाँ बाहर वाले डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा। अब कहाँ रिएक्शन करेगा ये आप बताओगे। मेरे ख्याल से जो वो आपको अच्छे से पता है कि ये बाहर वाले डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि भैया बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिसिटी क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा, एक तो बनेगा भैया फिनाइल, और ये पीछे क्या आया COH, साथ में क्या मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड का ओजोलाइसिस। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब छोटा सा पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। देखना जरा कि एल्काइन का केस, एल्काइन में आप ओजोलाइसिस से कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। हाँ जी, देखो डायरेक्टली ध्यान में रखना है, एल्काइन में मैकेनिज्म वगैरह जो है वो इसका कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा, और क्वेश्चन एल्काइन से अगर आएगा तो डायरेक्टली आएगा। तो नेक्स्ट इज ओजोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन, ठीक है। बहुत ही सीधा सा काम है, सिंपल सा काम है। ये है भैया हमारे पास क्या, एल्काइन है मान लो, ठीक है, CO और ये H, ठीक है। मान लो पहले टर्मिनल एल्काइन की बात कर लेते हैं हम, है ना। एक तो हमने करवाया इसका ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस या रिडक्टिव करवा लेते हैं पहले CH3, और सेकंड स्टेप में है जिंक H2O, ठीक है। तो ये तो है रिडक्टिव ओजोलाइसिस, सिंपल सा काम। जब एल्काइन का ओजोलाइसिस करवाएंगे तो आपको विसिनल डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। कहने का मतलब ये जो दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, इनको दोनों को CO में कन्वर्ट कर दो, बॉन्ड को ब्रेक करो, और हमें मिलेगा R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये H। और ये वो कंडीशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड अगर बनता है तो रिडक्टिव में तो रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोक दो, और ऑक्सीडेटिव में आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ देखना जरा, यहाँ तो रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी, सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या होगा O3, और फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर केवल H2O। अब देखो जी क्या होगा, है ना, बहुत ही सिंपल सा काम, RCOCOH, ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन भैया रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी। जो ओजोलाइसिस होता है ना, इसमें वास्तव में मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होता है। तो इसमें क्या होगा ना, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, इसको मैं मिटा देता हूं, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। जैसे ये तो टर्मिनल एल्काइन था, और टर्मिनल एल्काइन अगर है तो देखो एक तरफ बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, मतलब एक तरफ फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड मैंने बता रखा आपको, केवल और केवल फॉर्मिक एसिड ही ऐसा होता है जिसको आगे आपको क्या करवाना होता है, ऑक्सीडाइज करवाना होता है। तो एक तो मिला यहाँ से क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में जो है वो आपको देखो यहाँ पर CO और इधर क्या लगाओगे, OH लगाओगे ना, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड को किस में बदल देंगे, CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये फाइनल प्रोडक्ट रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट। जैसे एक और हम कोई मान लो इंटरनल एल्काइन लेते हैं, है ना, जैसे हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R। अब ये इंटरनल एल्काइन है, दोनों तरीके की हमें जो यहाँ रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले O3, सेकंड स्टेप में जिंक और ये H2O। यहाँ पर जो है पहले है O3 और सेकंड स्टेप में केवल क्या लिखा है, H2O। चेक करते हैं क्या बनेगा। यहाँ देखो जरा कि इस बॉन्ड को ब्रेक करो, विसिनल डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनाने, दिस इज विसिनल डाई कार्बोनिल, ठीक है।
और यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन में पहले तो बनाओ विसिनल डाइकार्बोनिल, लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों तरफ क्या कर दो, COOH ग्रुप लगा दो, तो यहाँ पर जो है वो आगे फर्दर बनेगा अपने पास RCOOH और सेम मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये है सिंपल सा काम एल्काइन का ओजोलाइसिस, है ना। जैसे यूँ समझो, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ है CH2CH3, ठीक। एक तो मान लो इसका हमने करवाया पहला रिडक्टिव ओजोलाइसिस O3, सेकंड स्टेप में जिंक H2, तो रिडक्टिव करवाओगे, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों को CO ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, बहुत ही आसान सा काम, CH3 CO और ये CO, ये आएगा CH2 और ये आएगा CH3, क्लियर है बात। फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ जो है वो क्या है H2, बहुत ही आसान सा काम है। क्या करोगे, पहले तो जो है वो हमें विसिनल डाइकार्बोनिल बनाना है, लेकिन भैया मेरे रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, रिएक्शन आगे चली जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होगा और आगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको, साथ में एक ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, ठीक है। ये है अपने पास एल्काइन का ओजोलाइसिस। तो भैया आज की पूरी क्लास जो है वो हमने ओजोलाइसिस के लिए रखी, पूरी क्लास में ओजोलाइसिस पढ़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सारे तरीके के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है ना। अब इसके आगे जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजनेशन वगैरह आगे की जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये है और जल्दी ही हम ये रिएक्शंस ख़त्म कर देंगे। EAR थोड़ा सा टाइम लग रहा है आजकल, क्लासें वगैरह रिकॉर्ड होने में सर्दी की वजह से मान लो, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू मान लो, है ना। तो इन सबको जो है वो फिर भी हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी जो है वो टॉपिक को कंप्लीट करें, ताकि अगला टॉपिक हमें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है और जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, जल्दी से ऑर्गेनिक निपटाएंगे, आगे जो हो फिर आगे बात करेंगे ना। तो यहाँ से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।